हमारे पास। सर एक और कहानी, बेटा ये कहानी सबसे जरूरी है, इस कहानी को समझे बिना आगे जाना संभव नहीं है। ये आपका फाउंडेशन बेस है स्टैंडर्ड्स को समझने का, स्टैंडर्ड के इंटरकनेक्शन को समझने का। मतलब सर मतलब ये कि हर स्टैंडर्ड अपने आप में एक स्पेसिफिक डायमेंशन की बात कर रहा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में एक स्टैंडर्ड बता रहा है। जैसे ऐसे 200 बताता है कि ऑडिट कंडक्ट करने के प्रेमाइसेस क्या होते हैं, किन बेसिस पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ऑडिट अपने आप में है क्या, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए किन स्पेसिफिक प्री कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है, और कैसे एक ऑडिट में यह जरूरी होता है कि आप किस किस तरह की क्वालिटीज को अपने पास रखेंगे और किन किन पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लॉ, इन सबको ध्यान में रखते हुए ऑडिट कंडक्ट करेंगे एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एज वेल एज कीपिंग इन परव्यू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज लॉज ऑफ ऑल सॉर्ट्स। तो सभी चीजों के बारे में बयान करता है। ये आपका बेसिक है, से आपको पहुंचना है। सो यहां पे जो मैं कहूं, ये फाउंडेशन आपकी जो है डेवलप हो रही है स्टैंडर्ड्स की, से आपको पहुंचना है बेटा अल्टीमेटली यहां पे। कहां पे सर यहां पे ये है एसए 700 सीरीज। एसए 700 सीरीज क्या डिफाइन करती है? ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपको बोला था चैप्टर 11 में भी था ये। बट सर ये आपने धूम धड़ाका क्या किया हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं बिजली की तारें जा रही हैं। तो बेटा ये अगर आप इस पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ इतने पार्ट को, सर कितने पार्ट को बेटा, इतने पार्ट को, ये पार्ट छोड़ दो। इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप जो बाकी का पार्ट है, इस पार्ट में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाली जो है वो मैंने इमेजरी क्रिएट की है, जिसमें ये पता चलता है कैसे जो फ्लो आता है, तो फ्लो के बाद वो फ्लो टर्बाइंस पे करता है, टर्बाइंस उसको प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करने के बाद वो प्रोसेसिंग ही अपने आप में एनर्जी जनरेशन है। वो एनर्जी जब जनरेट होती है, उस एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विच मीन्स पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसे हम प्रोसेस करेंगे टर्बाइंस के थ्रू, और बहुत सारे बीच में और कई प्रोसेसेस हैं जिससे पहले टर्बाइन पे पहुंचने से पहले उसे प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद एविडेंसेस निकलेंगे, वो एविडेंसेस को हम ट्रांसमिट करेंगे टू फर्दर आर पीपल ऑफ टीम, ताकि हम क्या कर सकें, उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकें। सो ये टर्बाइंस आपकी जो है ये डिफाइन करती हैं किस किस तरह के प्रोसीजर्स, लोग इन्वॉल्व होंगे। यहां से फिर आपका ये टेक्स्ट जो सारा एविडेंस है ये ट्रेवल करके जाता है बेटा कहां, टू क्रिएट एन ऑडिट रिपोर्ट। इसी को सारे को प्रोसेस को मैं आपको इलेबोरेट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये समझ लिया अगर आपने, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है, फाइनल तक नहीं पता चलता है। इतनी बात अगर आपने ध्यान से समझ ली तो इस बात को समझने के बाद चैप्टर्स को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्लीन वे में, बिना आगे भागे, गौर से सुनना है आपने। सर सुनेंगे, आप कहेंगे तो हम जरूर सुनेंगे। बेटा थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। अभी से आप मेरे साथ इतना अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो और बात समझ रहे हो, तो समझो हम ऑडिट में तो सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे। ओके, ऑडिट की फाउंडेशन जो है वो 2 स्टैंडर्ड्स पे टिकी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टैंडर्ड्स। SQC1 बात करता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, विच टॉक्स अबाउट ऑल स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। ये डिफाइन करता है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और बेसिक रूल्स बेस्ड ऑन विच एक ऑडिट कंडक्ट किया जाना चाहिए, बेस्ड ऑन विच कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, बेस्ड ऑन विच इंडिपेंडेंस मेंटेन की जानी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स। लेकिन ये अपने आप में गुरु है सभी के सभी स्टैंडर्ड्स का। ये बेसिकली आप कह लो कि एक ज्ञान पीठ है। ज्ञान असल में यहीं से ही फ्लो होता है आगे आगे, तो ज्ञान की फिर धाराएं हैं बहुत सारी जो निकल गई हैं। इससे 200 इसके साथ फर्दर आगे आता है, बट इसी का एक दोस्त जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बीच में बैठा है, इसी का जो आगे एक लीडर बैठा हुआ है जो संभालता है ऑडिट स्टैंडर्ड्स की बागडोर को और बताता है कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स में किस किस तरह की क्वालिटीज को मेंटेन करना है, वो है ऐसे 220, जो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन लेता है और यहीं से सीख के पढ़ के आया है। ये बात समझ आई? SQC1 सभी तरह की सर्विसेज पे अप्लाई होता है, ऑडिट सर्विस पे भी और बाकी सर्विसेज भी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। डिफाइन करता है क्वालिटी एंड एथिक्स जो मेंटेन किए जाने चाहिए, उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स, उससे रिलेटेड पॉलिसीज, रूल्स डिफाइन करता है। ऐसे 220
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे अप्लाई होता है। सर मतलब सब कुछ ऑडिट पे नहीं होता? नहीं बेटा, अभी हम आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑडिट पे अप्लाई होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो एश्योरेंस पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिलेटेड सर्विस पे अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बजाय फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होते हैं। तो वो हम सेग्रीगेशन अभी आगे चल के पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ ऑडिटिंग ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करेंगे, जिसमें एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना सिर्फ जरूरी था, SQC 1, क्योंकि वो सभी पे अप्लाई होता है। ऐसे 200 बात करता है बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर एज वेल एज कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इन सभी के सभी स्टैंडर्ड्स के नाम भी मैं आपको याद करवाऊंगा पूरी तरह से, एक बहुत स्मार्ट लिस्ट में, एक बहुत स्मार्ट इंटरकनेक्शन के साथ। तो ये बेसिक्स अगर आपने मेरे साथ समझ लिए इस पहली क्लास में, आगे की कहानी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आगे की चीजें हमें समझने में परेशानी नहीं होगी, क्विक मोड में आपको चीजें रिलेटेबल लगेंगी। हर चैप्टर में जब बात करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर आपने बोला था 200 वहां पे वो ये बात कह रहा था और उससे वो अगली टरबाइन का या अगले लीफ का या फ्लो का कुछ कनेक्ट निकल रहा था। हाँ याद आ गया सर, गुड गुड। ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ऑडिट कंडक्ट करने के प्रीमाइसेस, प्री कंडीशंस क्या होते हैं। 210 बात करता है कि जब आप ऑडिट करने ही वाले हैं तो उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखित रूप में रखना जरूरी है। तो अग्रीमेंट एक क्रिएट किया जाता है बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। वो सारे के सारे अग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी आपके परव्यू आता है, जितना भी डायमेंशंस पॉसिबल है, उसकी बात 210 में की गई है। फिर बात कहता है कि अगर अग्रीमेंट बना रहे हो तो बातों बातों में मत बनाना, लिख के बनाना, और जितना भी ऑडिट कंडक्ट करोगे वो भी लिख के करना। यानी हर चीज की लिखा पढ़ी करनी है, हर चीज को रजिस्टर पे उतारना है, हर चीज को पेपर पे लिखेंगे, उसे कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट करते हुए हर प्रोसीजर, हर रिजल्ट, हर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है, उसको डॉक्यूमेंट करने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लीजिए अब आ गए हम, ये बेसिक बातें आपकी खत्म हो गई। SQC 1 और ऐसे 220 दोनों सिमिलर बातें करते हैं, क्वालिटी और एथिक्स की बातें करते हैं। ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, इंडिपेंडेंस की बात करता है। ऐसे 210 किस चीज की बात करता है? ऑडिट अग्रीमेंट की, लिखा होना चाहिए। तो अगली बात 230 भी यही कहता है, लिखा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, जितना भी ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो वो भी लिखा होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम इंफॉर्मेशन पे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये जो बेटा ऊपर से फ्लो होके आ रही है ना, यहां से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये क्या है अपने आप में? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको एक एंटिटी जिसका ऑडिट कंडक्ट करने गए हैं उसने प्रोवाइड की है। इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस सारा का सारा ऑडिटर ने करना है। तो एकदम ऐसे है जैसे डैम खोल दिया, पानी अब टरबाइंस पे गिरेगा, करो प्रोसेस। हमने तो खोल दिया है, सारा सामान आपके सामने, आप बैठ के इसको अच्छे से जो है तराशिए, तोलिए, देखिए, समझिए और बताइए। ठीक है सर। ऑडिटर कहता है कोई बात नहीं, आन दो, देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। तो यहां पे मैंने दो स्टैंडर्ड्स की बात की है, 250 एज वेल एज 570। 250 बात करता है लॉज की। और ये बात करता है बेटा गोइंग कंसर्न की। लॉज जितने भी एप्लीकेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं या दूसरे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई लेना देना, जैसे इनकम टैक्स, जैसे लेबर लॉज, जैसे आपके कंपनी एक्ट, ऐसे ही और ग्रेच्युटी एक्ट, जिनका भी फिगर्स से रिलेशन है, फिगर्स जो बीच में आने वाली हैं या डिस्क्लोजर्स जो बीच में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क जो डिफाइन किया जा रहा है उससे रिलेटेड। बट इनके अलावा जैसे पोल्यूशन एक्ट, जैसे वर्कर्स के रिलेटेड जो है सेफ्टी एक्ट्स होते हैं कि वर्कर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर एक्ट होता है, इसी तरह के और फैक्ट्रीज एक्ट होता है, और बहुत सारे एक्ट्स हैं जो एप्लीकेबल है। ये सारे एक्ट्स बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, बट इनडायरेक्ट वे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं, जिसका इंपैक्ट किसी दिन गोइंग कंसर्न पे भी आ सकता है। तो ये दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। प्राइमा फेसी एक ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस की ऑर्गेनाइजेशन
अभी अच्छी हालत में दिख रही है, आगे चलती रहेगी, जो हम एजम्पशन भी मान के चलते हैं, बट इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम काम करते करते जनरेट करते हैं। मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न है, बट पूछते हैं कि बॉस काम चलता रहेगा ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई कॉन्टिजेंसी, कोई ऐसी हालात खराब तो नहीं होगी, कोई लो तो आपने किसी तरह का जो है तोड़ नहीं दिया है कि जिसकी वजह से कोई आपके ऊपर इंप्लीकेशंस आ जाएं बहुत हैवी लेवल की। डन। ये दो लॉज दो आपको समझ आ गए स्टैंडर्ड्स, वन इज अबाउट लॉ एंड वन इज अबाउट गोइंग कंसर्न। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की बेटा? जितना भी इन्होंने हमें अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उससे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शंस किस तरह की है, स्ट्रक्चर किस तरह का है, हायरार्कीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस किस किस तरह का यूज किया गया है, ट्रांजैक्शंस के बीच में सेल्स और परचेजेस किस किस तरह के आइटम्स की होती हैं, सेल कब ज्यादा होती है कब कम होती है, डिस्काउंट कितने दिए जाते हैं, कंटिजेंसीज कैसी हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या रखा गया है, अगर कोई लीगल आपके इश्यूज आते हैं तो उससे रिजॉल्व कैसे किया जाता है, रिसेंट कोई आपके ऊपर केस तो नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें, सब कुछ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो सब कुछ हम जानना चाहते हैं। एक एक बात, पूरी आपकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब निकाल के हमें दे दो कि आज की डेट में आपकी जिंदगी कैसी चल रही है और पहले भी आपकी जिंदगी में कोई खास हालात कभी आए थे अच्छे बुरे, तो वो भी बताइए ताकि देख लें कि उनका कोई प्रभाव आगे तो नहीं आने वाला है। 315। बट ऐसा क्यों जानना चाहते हैं हम? हमें जान के मिलेगा क्या? सर ऑडिट करेंगे? नहीं बेटा, उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज, ऑडिट करने में हमें डिफाइन करना होता है कि हम ऑडिट में काम कितना करेंगे। सर काम तो जितना है उतना करेंगे, नहीं, इसमें यह डिफाइन करना होता है कि आप टाइम फ्रेम, फीस जो आपको मिल रही है उसके मुताबिक जो आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, क्या कॉस्ट को आप और टाइम को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी देर में कितना काम एफिशिएंटली इफेक्टिवली करना जरूरी है, कितने रिसोर्सेज आपको लगाने जरूरी है गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कोई एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ेगा आपको? क्या इनका कोई इंटरनल ऑडिटर है जो आपको सपोर्ट दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एरियाज, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिलायंस, कि जो इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं सारी की सारी बातों को समझने के बाद क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई कर सकते हैं। अब जब बात आई रिलायंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और जो आता है वो है सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। वो इंटरनल कंट्रोल्स कितने अच्छे या बुरे हैं? सर मतलब इंटरनल कंट्रोल बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रखे होते हैं, हायरार्कीज रखी होती हैं ऑफ अथॉरिटीज, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन। अगर लेट्स अज्यूम एक परचेज करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो परचेज करने के लिए उन्हें एक टेंडर कॉल करना पड़ेगा। टेंडर कॉल करके टेंडर के जो आपको कोट्स रिसीव हुए उसमें से छटाई की जाएगी, फिर उसमें से कोई एक कोट को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, उस पर्सन को बताया जाएगा कि हम आपसे जो है इतना सामान लेना चाहते हैं, वो आपको इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस के साथ फिर सामान आप जो है उसकी ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के साथ बिल आएगा, उसकी आप क्वालिटी चेक करेंगे आने पे। क्वालिटी चेक होने के बाद आप डिफाइन करेंगे कि ये सामान रखा कहां जाएगा, इसकी कस्टडी कौन करेगा, प्रॉपर पेपर्स में आएगा, फिर पेमेंट भी की जाएगी। ये जितना कुछ भी हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि बस बोल दिया, इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। आपको अगर एक कंपनी है तो उस केस के बीच में आपको कितने सारे रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, वो रेजोल्यूशंस के लिए बोर्ड मीटिंग्स होंगी, उसके लिए स्पेसिफिक लोग हैं जिनको अथॉरिटीज दी गई हैं। परचेज डिपार्टमेंट का एक पर्सन अथॉरिटी लेके बैठा है, फिर जिस डिपार्टमेंट को चाहिए वो एक रिक्वेस्ट दे रहा है। बहुत सारी चीजें सर, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, घबराना नहीं। पूरी एग्जांपल लिख के आगे समझाऊंगा आपको, अभी मैं बेसिक लेवल पे बता रहा हूं। तो ये जितना भी पार्ट है जो मैंने बताया आपको, ये पूरा जो एक फ्लो था कि कैसे हम परचेज करेंगे, और इस फ्लो में कैसे ये बताया जा रहा था किसके पास वो अथॉरिटी है कि वो अलाउ करेगा परचेज करने के लिए, कौन अलाउ करेगा पेमेंट के लिए। ये सारी चीजें कंट्रोल है टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन and manage its affairs in the best possible manner in the interest of organization and the ones who have vested interest in the organization, which means shareholders, banks, employees, creditors, इन सभी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, पैसे से आपके इनके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। हर घर में भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। मम्मा इंटरनल कंट्रोल्स हर घर में लगाती है, फादर कंट्रोल लगाते हैं, आपके बड़े भाई बहन कंट्रोल लगाते हैं,
क्यों? ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं उठाना, वो नहीं उठाना, यहां नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं डालना, ये नहीं खाना। सर छोटी सी लिस्ट थी ये तो। हाँ बेटा, मुझे पता है आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी टिपिकल सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन जहां आपको लगता है कि सर ये भी कोई बात थी जहां पे ना करने की जरूरत थी। चलता है, चलता है, सब कुछ चलता है। जीवन ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल एट द सेम टाइम। सो इन सभी सिचुएशंस को समझने के बाद, इंटरनल कंट्रोल की कंडीशन को समझने के बाद, कितना स्ट्रांग है, कितना क्लीन वे में जो है कमिट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर पाएंगे कि हम किन किन प्रोसेसेस पे बहुत इजीली रिलाय कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे कि हमें कितना ज्यादा या कम काम यहां करने की जरूरत पड़ेगी, कितना यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उस पे स्ट्रेट अवे हम रिलाय कर सकते हैं, या एडिशनल और हमें प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, एडिशनल और एरियाज में चेकिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ। ARP 520 एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स 520 विच सेज कंपैरिजंस करना, फिगर्स ऑफ करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना, फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना, फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट को बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना, विद कंपेटिटर्स कंपेयर करना, विद फ्यूचरिस्टिक जो आपने सोचा हुआ है प्रोग्रेस होना है उसके साथ कंपेयर करना, ग्राफ कितना आप कह रहे हैं पर ईयर ऑन ईयर आपका इंक्रीज होना है उसके कंपेयर करना, बहुत सारे फैक्टर्स। ये कंपैरिजन से क्या मिलता है सर? इससे समझ आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही है वो प्राइमा फेसी आपको बिना डॉक्यूमेंट्स में गए सिर्फ फिगर्स के कंपैरिजन से रेशो एनालिसिस पढ़ा हुआ है ना, रेशो एनालिसिस करते हैं आप, जिसमें करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी चेक किया जाता है, टर्नओवर रेशो चेक किया जाता है, एंड मल्टीपल अदर रेशोज। ये सारी रेशोज जो है प्राइमा फेसी आपको बताती हैं। तो आप जब पढ़ रहे हैं आपको लगता होगा पता नहीं क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसी काम के लिए पढ़ाए हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो देखते ही आप बताते हैं, कुंडली है जैसे सामने देख के साथ बताते हैं कि यहां पे दिक्कत है। नर्व्स चेक कर लेते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन की कि इन एरियाज में पता चल रहा है पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना था, इस बार 6 गुना बढ़ा है, बट प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, ये क्या हो गया? रात में एसी लगाकर सो रहे हैं क्या आप सब? तो सोचना पड़ेगा कि भाई जबरदस्ती के बिल तो नहीं बना दिए इन्होंने, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है पर सेल नहीं हुई है और स्टॉक भी कम है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझना पड़ेगा कि आखिर क्या सच में सब कुछ सही है या नहीं है। सैलरीज इंक्रीज हो गई, 5 गुना सैलरीज इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉइज उतने के उतने ही है, ये क्या हो गया? कुछ नई बात, कुछ गड़बड़। तो एरियाज पूरे के पूरे कंपिटिटर्स का जो चल रहा है प्रॉफिट रेशो वो 15% चल रहा है इंडस्ट्री में, आपका 25% चल रहा है। ऐसे कैसे? चालाकी मार के जबरदस्ती तो नहीं दिखा रहे हो, ये वाकई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। सो ये कंपैरिजंस 520 करता है। तो प्राइमा फेसी आपको पता चलता है एक बैलेंस शीट को देख के, P&L को देख के, कि कहीं पे कोई ऐसे एरियाज हैं जहां गड़बड़ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और आपको यहां प्रोसीजर ज्यादा या कम लगाने की जरूरत है। अब प्रोसीजर बोल रहा हूं तो आगे समझाऊंगा कि प्रोसीजर्स होते क्या है। मटेरियलिटी, कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, बैंक लोन्स, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी एरियाज में और भी कई ऐसे ही इनके अंदर, या और एक्सपेंसेस में कई एरियाज, परचेजेस, सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कई बार मटेरियलिटी हाई होती है। तो यहां पे मटेरियलिटी के मुताबिक अगर मटेरियलिटी हाई है कहीं पे, अगर कहीं पे मटेरियलिटी इसलिए हाई लग रही है क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, कभी इसलिए ज्यादा लग सकती है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, कभी इसलिए लग सकती है क्योंकि वहां पे कोई मिस स्टेटमेंट मिल गई है, गड़बड़ मिल गई है। तो उसके मुताबिक भी हम डिफाइन करते हैं कि कितना ज्यादा काम इस एरिया में करना जरूरी है या नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50,000 का जो है एक्सपेंस बहुत बड़ी बात हो सकती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हार्डली पीनट्स जैसा है, बिल्कुल ऐसे चिल्लड़ जैसा है, कुछ भी नहीं है 50,000 उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिफरेंस रहेगा, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। तो वो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि मटेरियलिटी के मुताबिक कितना काम हमें चेक करना है। तो अभी हम ना यही समझ रहे हैं चेक क्या क्या करना है और अकॉर्डिंगली कितनी सारे एरियाज में क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस किस लेवल पे काम करना पड़ेगा, कितने ज्यादा लोग या कम लोग लगेंगे तो टाइम कितना लगाएंगे,
कितनी डेप्थ में काम चेक किया जाएगा, कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सैंपलिंग के मुताबिक चेक करने हैं या सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कुछ कुछ समझ आ रही होगी, आगे इसको और डिटेल में अभी हम फिर से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ फ्लो समझा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर जाए कि स्टैंडर्ड्स का लेना देना क्या है आपस में। फिर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने शुरू करूंगा, तब आपको लगेगा कि सर ऐसे चुटकी में समझ आ रहा है सब कुछ। चलिए बेटा, जब आपने सारी बातें समझ ली, 250 लॉज देख लिए, 570 गोइंग कंसर्न देख लिया, 315 से आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन ले ली, इंटरनल कंट्रोल्स की कंडीशन देख ली, 520 के मुताबिक प्राइमा फेसी एनालिसिस, कंपैरिजंस, रेशोज चेक कर लिया आपने, फिर आपने 320 के मुताबिक मटेरियल एरियाज भी चेक कर लिए, इमटेरियल एरियाज भी देख लिए। अब आप प्लानिंग करेंगे कि काम करना शुरू कहां से करना है, किस किस अकाउंट पे कौन कौन काम करेगा, कहां पे इंटर्न्स काम करेंगे, कहां पे प्रिंसिपल एंगेजमेंट पार्टनर काम करेगा, कहां पे एक एक्सपर्ट भी हायर करने की जरूरत है, कितना ज्यादा वक्त या कम वक्त इस एरिया में दिया जाएगा, सैंपलिंग कहां ज्यादा या कम लगेगी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, NTE, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स, किस किस फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोसीजर्स करने जरूरी हैं, कोई टाइम स्पेसिफिक है जब करने जरूरी है, या लास्ट में एक्सटेंट, इतना ज्यादा या कम करने से काम चलेगा, वो रिलायबिलिटी, मटेरियलिटी सब पे डिपेंड करेगा। अब उसके मुताबिक बोला जाएगा करिए प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में बेटा दो तरह के प्रोसीजर्स है, हालांकि हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। वन इज रैप, वन इज पैप। रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जो हमने बेसिकली यहां कर लिए। पैप इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो हम यहां पे करेंगे 330 में। ठीक, इतनी बात समझ आई? गुड। इसको आगे अभी हम और पढ़ेंगे। 330 में प्रोसीजर्स डिफाइन किए जाएंगे। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो फिर आगे कुछ चीजें मुझे पूछनी है, वो आप बता नहीं पाएंगे तो गड़बड़ होगी। फिर आपको पहले से पता होगा, मैं चाहता नहीं। अगर आपको पहले से आता होगा और आपने लॉजिकली सोच लिया, मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मैं आपको इनाम भी दूंगा बेटा। सैंपलिंग, जो मैंने आपको बताया, ये भी यहीं से डिफाइन हो रहा है। प्लानिंग करने के बाद प्रोसीजर्स एक्सटेंट डिफाइन करता है, कहां सैंपलिंग लगेगी, किस लेवल की सैंपलिंग लगेगी, रैंडम लगेगी, इंटरवल सैंपलिंग लगेगी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग लगेगी। ये सब कुछ सोचना पड़ेगा हमें। ये भी आगे हम चल के पढ़ेंगे चैप्टर 7 में 530 स्टैंडर्ड में। आइडेंटिफाइंग मिस स्टेटमेंट्स, यहां पे मिस स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी, कई गड़बड़, गलतियां, फ्रॉड्स, और उसके मुताबिक भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या हमारे पुराने उस एरिया में जहां हम सोच चुके थे कि रिलायबिलिटी बिल्कुल ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल ठीक है, और फ्रॉड निकल आया, बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब यहां पे अब हमें और ज्यादा चेक करना पड़ेगा सब कुछ। तो जितना ज्यादा चेक करना पड़ेगा सब कुछ, उतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, विच मीन्स रिलायबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो गई अगर एक बार, तो गड़बड़ हो गई। फिर अब हम किसी भी एरिया में रिलाय नहीं कर पाएंगे। अब वर्ड आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब अवेयर रहना, अलर्ट रहना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, क्रिटिकल एनालिसिस करना ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एविडेंसेस, और फिर इस थॉट प्रोसेस के साथ हर एरिया में अपने आप को अलर्ट रखते हुए चेकिंग करना शुरू करना। तो मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो मिस स्टेटमेंट्स का भी एक लेवल होता है, जिसे हम मटेरियलिटी लेवल भी कहते हैं, परफॉर्मेंस लेवल भी कहते हैं। उसके मुताबिक डिफाइन किया जाता है कितनी मिस स्टेटमेंट्स टॉलरेबल है टू गिव अ क्लीन रिपोर्ट, विच मीन्स हम कहेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, जो जताया गया है, सब कुछ ठीक है। तो वहां पे वो मटेरियलिटी के पॉइंट होते हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स में। यहां तक बात समझ आई आपको? चलिए बेटा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं और आपको समझाऊं कि इन दो टरबाइन्स में क्या होता है, जो कि बेसिकली सिर्फ इतना है कि बड़ी टरबाइन जो है वो इंटरनल आपका सारा का सारा कंटेंट कलेक्शन मेथोडोलॉजी है। सारी की सारी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी है वो फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द मैनेजमेंट मिलनी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनली कलेक्ट की जाती है 90%। एंड जो छोटी टरबाइन का फैन है, दिस इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड पीपल जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, और मोस्टली ये पीपल आउटसाइडर्स होते हैं देन जस्ट वन पर्सन विच इज एन इंटरनल ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया हुआ है, बट दैट्स अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। बाकी सारी बातें जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, ये वाली बड़ी वाली जितनी भी हैं, जिनका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सारी की सारी इंटरनली जनरेटेड है और इंटरनली हम ऑब्टेन करते हैं। ये वाली स्पेशलाइज्ड लोग हैं, बाहर से मिलती है, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट
इंटरनल ऑडिटर 610। ओके, अब मैं आपको एक कुछ खास बात बताता हूं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, जो फ्लो में आप आ रहे हैं, जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स आए, ये अपने आप में समझने के लिए हमको एक स्पेशल चीज और समझनी पड़ेगी, जहां से समझ आएगा आपको कि ये सारे के सारे लोग बहुत कमाल के लोग हैं बेटा, और ये बहुत ही कमाल की चीजें करते हैं बेटा। सर कौन से लोग? ये वाले लोग बेटा, जितने भी हमने बात की, 315, 520, 320, 300 और 520, यस, एंड 330, यस। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं स्पेशल ये लोग। लीजिए बेटा, देखिए, सो 300, 315, 320, 330 और 520, ये 5 स्पेशल लोग हैं। अगर इन 5 लोगों की कहानी आपको समझ आ गई तो समझिए बहुत कुछ ऑडिट का आपको रिलेटेबल लगने लग गया। अगर ये 5 लोग समझ आते हैं तो समझिए ऑडिट में जब भी हम बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होगा, कोई भी चेंजेस करने होंगे, यही 5 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। 300 गुरुजी, 300 कौन? प्लानिंग, हमने बताया ना, प्लानिंग करते हैं हम, डिफाइन करते हैं काम कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे, कितने रिसोर्सेज लगा के करना है। 315 मिस सेंसिटिव, ये और मिस्टर इंपल्सिव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मिस सेंसिटिव जो है, ये बाहर से अलग अलग तरह की बातें लेकर आती है, कमाल की बातें रोज नई लेके आती है। और मिस्टर इंपल्सिव, ये एक रिपोर्टर है, इसको सारी बातें, जितनी भी इन्फॉर्मर है, बेसिकली मिस सेंसिटिव गर्लफ्रेंड इन्फॉर्मर, ये बाहर से बातें लेके आती है, और तकरीबन हर बात में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है। हर बात में इसको लगता है, अरे अगर यहां गड़बड़ हो गई तो, अरे मेरे को लगता है उसने ये वाला गलत काम किया, अरे मुझे लगता है वो वाले डिपार्टमेंट का वो वाला काम उसमें गड़बड़ है, वहां पे शायद कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अरे ये वाला एरिया तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जितनी बातें भी बोलती है, ये सारी की सारी बातें मिस्टर इंपल्सिव जो बॉयफ्रेंड है, वो उस पे काम शुरू कर देता है। वो कहता है, अच्छा ये वाले एरिया में तुम्हें लग रहा है गड़बड़ है, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूं, अभी के अभी सारी की सारी बातें निकाल कर लाता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा मैं सब कुछ। सो 330 जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपके प्रोसीजर्स की बात करता है। प्रोसीजर्स जो अप्लाई किए जाने जरूरी हैं टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बनाया है और जो दिखाया है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिखाया है वही ऑडिटर को बताया है। यानी सॉरी, जो लॉ ने बताया है वही ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो लॉ डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से बनानी है और आपको ये पैरामीटर्स, डिस्क्लोजर्स देने बहुत जरूरी हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहती है ठीक है हम वैसा ही बनाएंगे, बट बनाना एक बात, दिखाना एक बात। अगर दिखाने में इन्होंने गड़बड़ कर दी, दिखाना तो क्या है, अल्टीमेटली सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दिखाएंगे नहीं, बैलेंस शीट एंड P&L दिखाएंगे। और बैलेंस शीट P&L के बीच में अगर इन्होंने विंडो ड्रेसिंग कर दी, चालाकी मार ली, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके, मिस अप्रोप्रिएट करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। और ऑडिटर का काम क्या है? ये 3 चीजों का जो दायरा है इसको समझना, लॉ ने क्या बताया है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया है और अल्टीमेटली क्या दिखाया है, इन तीनों को कंपेयर करना और बताना कि ये तीनों इक्वल टू साइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही काम है ऑडिटर का, चेक करना, समझना। चलिए वापस, तो मिस्टर इंपल्सिव चेक करता है कि जो बताया है या जो इन्होंने बनाया है वही दिखाया है, विच मीन्स जो बनाया है उसकी तफ्तीश कौन करेगा? 330। और जो दिखाया है उसके बारे में बात कौन कर रही है? मिस सेंसिटिव, यानी प्राइमा फेसी 315 बात कर रहा है, और फिर उसकी डिटेल्स में चेकिंग जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मिस्टर इंपल्सिव। लेकिन इसका एक दोस्त है मिस्टर विजर्ड, बहुत स्मार्ट इंसान है, ये सेंसिबल है, सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिबल है। ये हर बात की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ऑलमोस्ट हर बात की मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस, नॉन सिग्निफिकेंस, सब कुछ जानता है। ये बहुत क्लियर वे में समझता है कि चीजों को किया कैसे जाता है, कहां पे किस बात की रेलेवेंस हाई है या नहीं है, रिलायबिलिटी है या नहीं है, कहां पे एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे जाके आगे
कुछ एफर्ट करने की जरूरत है या नहीं. लाइक ही इज अ पर्सन हु हैज टू मच नॉलेज एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज मिस्टर इम्पल्सिव डिसाइड्स कि कितनी लेवल तक वो एक्चुअली मिस सेंसिटिव की बोली हुई बातों को चेक करेगा. बट इन्हीं का एक दोस्त है मिस्टर कंपेयरर. मिस्टर कंपेयरर हर बात को कंपेयर करता है. वो फूफा जी होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है. वैसे तो बहुत अच्छे कंपैरिजंस करता है. हमने बात की 520 क्या करता है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंटरनल अपने खुद के पुराने सालों के साथ, रेशियो एनालिसिस, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन, कंपटीटर के साथ कंपैरिजन, सारा कुछ. 520 जो है वो कंपेयरर है, बट फूफा जी जैसा है थोड़ा थोड़ा. कभी कभी ज्यादा बड़ी बातें कर देता है. इसके चक्कर में कई बार बहुत कुछ चेक करना पड़ जाता है, जबकि ठीक ही निकलेगा. जैसे फूफा जी कहते हैं ना, अरे बेटा आप बैठे हैं और आप बोल रहे हैं अरे अंकल वहां पे खाना खाया मजा आ गया. बेटा ये भी कोई खाना था. अरे आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे शहर में खाना तो वहां पे बनाते हैं, मक्खूमल की दुकान पे खाना खा के देखो, कभी पता चलेगा क्या बात होती है. अरे तो झक्कूमल की दुकान में तो कुछ भी नहीं था. हैं? तो वो हर चीज में कंपैरिजन करते हैं. कंपेरर तैयार बैठा है. शुरू में भी कंपैरिजन करता है, जब हम प्राइमा फेसी देखते हैं काम करते हुए भी कंपैरिजन करता है, लास्ट में रिपोर्टिंग के वक्त भी कंपैरिजन करते हैं. तो गुरुजी क्या करते हैं सर? गुरुजी इन सब को बताते हैं क्या क्या करना है. और गुरुजी हमेशा इन प्रॉपर सिंक रहते हैं इस चीज के लिए कि अगर मैंने जो कुछ बताया था, तुम लोगों ने जो किया उससे कुछ चेंज हो गया अगर, तो बेटा जो मैंने बताया उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. मेरे पास वापस आ जाना इन्फॉर्मेशन लेके कि गुरुजी यहां पे ये नई गड़बड़ पता चली है, आपने जो मंत्र बताए थे वो हमने लगाए हैं लेकिन बात बन नहीं रही है. तो ये नए मंत्र देंगे, जिसका मतलब नया नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड डिफाइन करेंगे इन एरियाज में चेकिंग करने के लिए. तो 5 लोग हमेशा याद रखने हैं. गुरुजी प्लानिंग करते हैं और वापस इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि ये बता सकें जितना कुछ मैंने डिफाइन किया था नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, उसमें कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं. रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इन बातों पे ध्यान देते हैं. 315 एनालाइज, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसको एनालिसिस करती है और फिर बताती है कहां कहां पे लग रहा है कि प्राइमा फेसी रिलायबिलिटी है या नहीं है, ज्यादा सेंसिटिव एरिया लग रहा है या नहीं है, किसी जगह कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है. और मिस्टर इंपल्सिव साथ के साथ उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है, डिटेल में सब कुछ चेक करने के लिए. बट रेफरेंस किससे लेता है ये? 320 से भी और 520 से भी, दोनों से. तो 500 बाहर का है, 500 सीरीज से आया है, लेकिन सपोर्ट करता है इनको पूरी तरह से. 320 मटेरियलिटी के बेसिस पे सब कुछ किया जाता है हमेशा, यानी रिलेवेंस डिफाइन की जाती है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड. इवन 520 जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड को डिफाइन करने में हेल्प करता है ऑन अ प्राइमा फेसी बेसिस. तो ये सब समझने के बाद अब बाकी का जो हम आगे फ्लो समझते हैं कि टरबाइन में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है. यहां तक समझ आई ना? गुड. कंटिन्यू करते हैं आगे. आगे बेटा आओ मेरे साथ. अब प्रोसीजर्स लगने कौन से हैं? तो बेटा एक टरबाइन का बड़ा फैन है और एक छोटा फैन है. बड़े फैन में अक्सर काम ज्यादा होता है, काफी ज्यादा काम होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कहां पे सारे प्रोसीजर्स लगाएंगे और कहां नहीं लगाने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अकाउंट्स, काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट हैव बीन डन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. 501 बेटा बात करता है किस चीज की? 501 बात करता है ILS, इन्वेंट्री, लिटिगेशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग. बस इतना याद रखना है. इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, लिटिगेशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग कंसोलिडेशन में पढ़ाया जाता है. 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, यानी कुछ ऐसी चीजें जिसकी खबर, जिसकी आपको पुष्टि, जिसकी आपको वैलिडेशन बाहर कहीं से पता करनी पड़ेगी. जैसे बैंक अकाउंट बैलेंस आपने जितना दिखाया और जितना बैंक में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसके लिए आपको कंफर्मेशन लेनी होती है. तो रिकंसिलेशंस भी हम जो है फिर करते हैं, जो आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं. 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ओपनिंग बैलेंसेस की बात करता है ये, कि साल के ओपनिंग बैलेंसेस जो आए हैं वो पिछले साल से सही तरह से ब्रॉट फॉरवर्ड किए गए हैं, उनमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, और पॉलिसीज भी पिछले साल की इस साल कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही हैं. इसको चेक करेंगे. 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करता है. आपको एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में एप्लीकेबल होगा. यानी वो सारे एरियाज जहां पे एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे डाउटफुल डेट्स, जैसे कंटिजेंसीज, जैसे वारंटीज, इन एरियाज में
जो एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं वो एस्टिमेट्स में बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, ग्रेचुटी वगैरह में भी। तो उनको हम कितना सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने किया उसकी हम चेकिंग करते हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। एट टाइम्स एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं इस काम के लिए। रिलेटेड पार्टीज, ऐसे लोग जो आपसे रिलेटेड है ड्यू टू शेयर होल्डिंग, ड्यू टू लोन, ड्यू टू बोरोइंग, ड्यू टू गारंटी दैट दे हैव गिवन और ड्यू टू रिलेशंस दैट दे हैव विद यू, इन लोगों के साथ अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो आर्म्स लेंथ पे होनी चाहिए, विच मीन्स आर्म्स लेंथ प्राइस होना, विच मीन्स हैविंग अ ट्रांजेक्शन विद अ पर्सन इन अ मैनर एज यू वुड डू इट विद अ पर्सन जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है, रैशनल लेवल पे करोगे आप ट्रांजेक्शन, तो मतलब गड़बड़ होने के चांसेस तो नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, वो चेक किया जाता है। 560 सबसीक्वेंट इवेंट्स, एक बैलेंस शीट के पूरे होने के बाद जो इवेंट्स आते हैं उनकी बात की जाती है, जैसा कि आप AS4 में पढ़ते हैं। 402 स्टैंडर्ड बात करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग का काम बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, अब या डेटर मैनेजमेंट का काम बाहर आउटसोर्स कर दिया है, अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं पता आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो मैंने कहा था अच्छे होने चाहिए थे, वो इंटरनल कंट्रोल्स किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, आई हैव नो आइडिया वो कितने अच्छे या कितने बुरे हैं। अब उसकी जानकारी लेने के लिए मुझे उनसे एक रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो एक ऑडिटर ही बनाता है, तो मुझे रिलाय करना पड़ता है, उस एरिया की बातें की जाती हैं 402 में। ये हो गई बड़ी टरबाइन, फिर आती है छोटी टरबाइन। छोटी टरबाइन में 4 बातें की जाती हैं, मेजरली ऑडिटर से रिलेटेड ही बातें हैं। 600 बात करता है अदर ऑडिटर्स, विच मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हो सकती हैं, सब्सिडरीज हो सकती हैं, या एसोसिएट्स हो सकती हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हो सकते हैं, इनका ऑडिट अगर कोई और कंडक्ट कर रहा है तो उनसे जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ेगी फॉर ऑल द इनकम्स एक्सपेंसेस, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन दूसरे से रिलेटेड आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मुझे इनकॉर्पोरेट करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे एक एडिशनल ऑडिटर से बातें करके या उसकी रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके लेनी पड़ेगी, उसकी बात ये करता है। फिर बात करता है 610 इंटरनल ऑडिटर। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, उन्होंने अपना खुद का एक ऑडिटर इंटरनली रखा हुआ है फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इफेक्टिव एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर बेटर रिपोर्टिंग। पहले से ही गलतियां निकाल लेना ताकि जब हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आए हैं तो उसमें कम से कम गलतियां होने के चांसेस हो, फ्रॉड्स के चांसेस कम हो। तो एक इंटरनल ऑडिटर उन्होंने रखा है, अब उससे इंफॉर्मेशन कैसे फेच करनी है और अपना काम कैसे आसान करना है, इसकी बातें की गई हैं। देन कम्स एक्सपर्ट, जो मैंने बोला जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, इसमें एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है, वैल्यूशंस में एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है, सोना चांदी हमें नहीं पता, हीरा जवाहरात हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यूशन कैसे की जाती, केमिकल्स हैं, स्पेशल केमिकल्स हमें नहीं आइडिया, तेल का कुआं, अब बीच में छलांग मार जाएंगे और ढूंढेंगे कि भैया काम कैसे पता चले, हमको नहीं पता, कैसे पता लगाएंगे कि तेल के कुएं में कैसे जो है डेंसिटी चेक की जाती है और सारा जो है अमाउंट चेक किया जाएगा, वॉल्यूम चेक किया जाएगा और बताया जाएगा कि कुएं की क्या वैल्यू बनती है या केमिकल्स की, हमें नहीं पता। तो ऐसे केसेस में एक्सपर्ट्स की हायर करना पड़ता है और उनसे इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ती है। एंड देन कम्स जॉइंट ऑडिटर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत वॉल्यूमिनस होता है तो अक्सर एक ऑडिटर की बजाय मल्टीपल ऑडिटर टीम्स जो है अपॉइंट की जाती है, नॉट फ्रॉम द सेम फर्म, फ्रॉम सेपरेट फर्म्स। उस केस में जॉइंट ऑडिटर्स लगते हैं और फिर काम को डिवाइड करना, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों की बात की जाती है। यहां तक बात समझ आई बेटा? इसके बाद हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे सारे के सारे, विच मीन्स हमने जितनी बातें की पीछे उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा हमें, समथिंग विच वी रिलाई ऑन, समथिंग विच वी फील एज अ येस और नो, कि ये चीज डिफाइन करती है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये चीज डिफाइन करती है ये एरिया बिल्कुल ठीक है। इसके बेसिस पे फर्दर हम फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं कि सारे एरियाज की क्यूमुलेटिव कंक्लूजन्स के बेसिस पे पता चलता है कि रिपोर्टिंग क्या करनी चाहिए हमें, वो हम डिफाइन करेंगे रिपोर्ट कैसी बनती है। 500 के बाद एक इंफॉर्मेशन और एडिशनल है जो कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है, जो मैनेजमेंट से हम लेते हैं उन एरियाज में भी जहां पे हम सभी प्रोसीजर्स लगा चुके हैं, और ऐसे एरियाज में जहां पे हमें लग रहा है कि यार ये इंफॉर्मेशन तो समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, तो मैनेजमेंट हमें अपना एक मैनेजमेंट लेटर बना के देती है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है जिसे। उसके बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं कि इस एरिया से रिलेटेड मैनेजमेंट अपनी हामी भर रही है कि यहां पे ये फैक्ट्स एप्लीकेबल है और इस तरह के जो है इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिडेट की जा रही है। देन कम्स बेटा
700 सीरीज जो ऑडिट रिपोर्ट हम क्रिएट करेंगे फाइनल। अब उस ऑडिट रिपोर्ट में जो फाइनलाइजेशन होगी वो अल्टीमेट यही निकलेगी कि या तो हम अनक्वालिफाइड विच मींस क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर अदर रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अदर में धमाका होता है मोस्टली, हम बहुत खतरनाक बातें बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूशन, शेयर प्राइसेस सब कुछ गिर सकता है बहुत बुरी तरह से। नाउ 3 more standards that we will be studying along with will be 260, which is communication with those charged with governance, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर लेवल, स्ट्रेटेजी लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने की जब जब जरूरत रहेगी। फ्रॉड्स, जब ऑर्गेनाइजेशन में कमिट हुए हैं या कमिट होने जैसा लग रहा है या चांसेस लग रहे हैं कि इस एरिया में, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। एंड 265 इंटरनल कंट्रोल जो हमने चेक किया, अगर उसमें डेफिशिएंसीज है तो उससे रिलेटेड हम मैनेजमेंट को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सारा का सारा बेटा फ्लो है, इसे बहुत ध्यान से देखो, समझो, इसके बेसिस पे ही हम आगे चलने वाले हैं। ये समझ आ गया तो समझो सब कुछ एब्सोल्यूटली क्लीनली आगे समझ पाएंगे। इसके बाद हम फाउंडेशन कंसेप्ट्स करने वाले हैं। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पहले 2 लेक्चर में जैसे ही फाउंडेशन हमने कॉन्सेप्ट्स खत्म किए, हम सीधा चैप्टर 1 पे जाएंगे, वहां पे हम फाड़ के पढ़ना शुरू करेंगे और आपको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लो भी समझ लिया है, इंटरकनेक्शन भी समझ लिया है, बेस वर्क पे समझ लिया है क्या क्या किस स्टैंडर्ड का काम है और आगे क्या उनका आपस में रिलेशन है, कैसे प्रोसीजर्स लगाए जा रहे हैं, किन किन प्रोसीजर्स का किन किन प्रोसीजर्स के साथ इंटरकनेक्शन है, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उनकी बात आगे हम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स में करने वाले हैं। सो बने रहिए, आगे चलते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला मैं ऑडिट स्टैंडर्ड जितने भी हमने पढ़े हैं इनके आपको नाम याद करवाऊंगा। तो ये नाम याद करवाने से पहले मैं आपको फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स पे लेके जाऊंगा, बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके इनके नाम याद करवाने शुरू करूंगा, कनेक्ट करवाऊंगा कैसे इन नाम को आप याद रख सकते हैं ताकि पेपर में एग्जैक्टली सेम वे में आप नेम्स इसके लिख सके। राइट, चलिए मेरे दोस्त, पढ़ते हैं हम बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके बेटा, अब आगे हम चलने वाले हैं फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स पे, बट उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैं मिस कर गया हूं आपको बतानी। सो जब हम यहां से सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, इन दोनों टर्बाइन फैन से हम जो कलेक्शन कर रहे हैं, वन इज थ्रू इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड विल बी फ्रॉम दोज पीपल हु आर स्पेशल पीपल, उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली जो आउटकम है वो एक ऑडिट एविडेंस के फॉर्म में जा रहा है। तो हम ये पूरा जो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, उसका अल्टीमेट सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ही क्या है? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, ताकि कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकें अबाउट वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड इट्स अफेयर्स इन अ ट्रू एंड फेयर वे और नॉट। यानी सब कुछ ठीक ठाक तरीके से जैसा दिखाना चाहिए था, जो हमने डिस्कस किया, वैसा ही दिखाया गया है या नहीं। जैसा कि अगर आपको ध्यान हो, हमने यहां डिस्कस किया था कि जैसा बताया है लॉ ने वैसा बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने और वैसा ही दिखाया है स्टेक होल्डर्स को। ये सारी चीजें जो है इनमें हम चेक कर रहे हैं थ्रू प्रोसीजर्स, एंड इन प्रोसीजर्स के थ्रू जो निकल के आ रहा है वो है हमारा ऑडिट एविडेंस। और ऐसे 500 का नाम हम रखेंगे खबरी, इन्फॉर्मर, विच मीन्स ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन लेके आना, 500 बताता है हमें कि कलेक्शन का प्रोसेस क्या है। एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए प्रोसीजर्स, मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे आईरोका के नाम से। याद रखना ये वर्ड, आईरोका के नाम से हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा भी आपको। तो ये सारे के सारी चीजें जो हम करने वाले हैं, ये 500 के मुताबिक करने वाले हैं। यानी हर स्टैंडर्ड तो अपनी बारे में बताएगा ही प्रोसीजर्स, बट 500 की रेफरेंस ली जाती है ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते